कहानी की शुरुआत में हम मैथ्यू से मिलते हैं जिसकी वाइफ क्लियर को कैंसर है। मेडिकल अब उसका इलाज पॉसिबल नहीं, जो कि कैंसर उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। क्लियर ये बात अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने अपना इलाज करवाना भी बंद कर दिया था, यहाँ तक कि अपना ब्लड सैंपल लेने से भी मना कर देती थी। फिर मैथ्यू के इंसिस्ट करने पर अपनी नर्स को अपना ब्लड ग्रुप दे देती है। जैसे ही नर्स ब्लड सैंपल लेकर नर्स बाहर जाती है, मैथ्यू का कजन उसे बातों में लगा लेता है और यहाँ पर मैथ्यू अपने वाइफ का ब्लड सैंपल उसके पास से चुरा लेता है। इन सब के पीछे रीजन क्या है ये तो हमें आगे जाके बात पता चलेगा। जब मैथ्यू का कजन उसे पूछता है कि तुमने ये क्यों किया, तब मैथ्यू से भी बस इतना ही कहता है कि मुझे क्लियर को ठीक करना का एक नया रास्ता मिला है। अब जाहिर था कि इसे ब्लड चुराया है तो वो कोई रिचुअल ही करने वाला था। अब वो बाहर जाकर एक एल नामी आदमी से मिलता है जो उसे क्लियर को ठीक करने का एक रिचुअल बताने वाला था। ये लोग एक बहुत ही भारी बोरी को अपने घर ले आते हैं। एल कहता है कि इस जगह पर रखना है जहां किसी का आना जाना ना हो, इसलिए मैथ्यू उसे बेसमेंट में रख देता है। अब एल उसे कहता है कि तुम एक कैंडल लेना, कैंडल जलाने के बाद तुम क्लियर को ब्लड इस बोरी के अंदर डाल देना, फिर अपनी विश मांगना। याद रहे कि ये विश मांगने के बाद ना तो तुमने इस बोरी की तरफ देखना है और ना ही इसे छूना है। यहां तक कि जिस कमरे के अंदर ये बोरी है तुमने वहां भी नहीं जाना है और तुम उल्टे कदमों वहां से वापस आ जाना, पर फिर बस इस बोरी को देखना अपना कमाल दिखाएगी। याद रहे कि इस बोरी से बातें बिल्कुल भी नहीं करनी। मैथ्यू कहता है अरे मैं पागल हूं, मैं क्यों इसे बातें करूंगा। जब एल कहता है कि ये बात तो तुम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ जाओगे, हो सकता है 3 दिन तक तुम्हारे घर में कुछ ऊट पटांग चीजें हों, तुम्हें इन चीजों से तो बर्दाश्त करना होगा और 3 दिन बाद तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। वो आदमी वो मैथ्यू के घर से चला जाता है। रात होने पर हम देखते हैं कि मैथ्यू उसी रिचुअल को करने के लिए 20 मिनट में आ गया है। एल के कहने के मुताबिक उसने कैंडल जलाई, क्लियर की वाइफ क्लियर का ब्लड उस बोरी में डाला, विश मांगकर उल्टे कदमों पीछे की तरफ मुड़ गया। लेकिन यहां तभी गलती से दरवाजा बंद करते हुए उसका लाइटर उस कमरे के अंदर गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए मैथ्यू को उस कमरे का दरवाजा खोलना पड़ा। और ऐसे मैथ्यू ने रिचुअल का एक असूल तोड़ दिया, क्योंकि उसकी नजर अब बोरी के ऊपर भी पड़ गई थी। जो बोरी हिल रही थी, जरूर उसके अंदर कोई एनर्जी, कोई एंटिटी थी। खैर वो इन चीजों को इग्नोर करते हुए यहां से बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं कि वो मैथ्यू के लिए एक स्टूडियो भी बनाया था। वो दोनों ही सिंगर थे। मैथ्यू चाहता था कि वो दोनों यहाँ पर अपने गाने गाएं, लेकिन शायद अपने स्टूडियो को देखे बिना ही मर जाती। वो अपनी कजन के साथ यही बातें कर रहा था, अचानक इस क्लियर की आवाज आती है। वो भाग कर कमरे में जाता है तो देखता है क्लियर तो सो रही है, यानी उसका वहम था। अब अगले दिन जब वो खाना बनाने लगता है तो दोबारा उसे वही औरत की आवाजें सुनाई देती हैं। अपने मोबाइल की रेडियो पे इस आवाज को सुनकर इस मर्तबा वो बुरी तरह डर जाता है। रात में अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। उसे अभी भी किसी की आवाज सुनाई दे रही थी और अब ये आवाज काफी क्लियर थी। ऐसे लग रहा था जैसे एक क्लियर कह रही है, वो पता नहीं क्यों कैंसर मुझे ही हो गया, कैंसर तो मैथ्यू को होना चाहिए था। और ये बात सुनकर मैथ्यू को गुस्सा आ जाता है और क्लियर के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, क्लियर ऐसी बातें कर रही है। उसके बाद वो क्लियर के रूम में जाता है तो देखता है क्लियर तो सो रही है, उसने तो ऐसी कोई भी बात नहीं की। वो समझ गया ये बेसमेंट में जो बोरी रखी है उसी के अंदर सी पावर्स है, शायद ये सब कुछ कर रही है। फिर अगले दिन देखा जाता है कि दोबारा मैथ्यू का कजन के पास आता है। ये लोग यहाँ गोल्स खेलने लग जाते हैं और गलती से उनकी बॉल बेसमेंट की उस कमरे में चली जाती है जहां पर जाना किसी को भी मना था। मैथ्यू कजन जब बॉल लेने वहां जाने लगता है तो मैथ्यू से रोक देता है और खेलने से मना कर देता है। मैथ्यू कजन को भाग काफी अजीब लगती है, इसलिए मैथ्यू यहां से चले जाने के बाद वो इस रूम को खोल देता है। ना सिर्फ उससे रूम को खोला था, बोरी को भी उसने देख लिया था। इस ऐसे रिचुअल के कई रूल्स उसने तोड़ दिए थे। हो सकता है कि अब रिचुअल उल्टा पड़ जाए। ये लड़का जब जाकर मैथ्यू से उस बोरी के बारे में पूछता है, उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। आखिर तुमने वो कमरा खोला ही क्यों, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। वो इंसिस्ट करने के बावजूद भी मैथ्यू उस आदमी को कुछ नहीं बताता, बस इतना ही कहता है कि मैं अपनी वाइफ को ठीक करना चाहता हूँ। खैर वक्त गुजरता रहता है और मैथ्यू के साथ अजीबो गरीब होना शुरू हो जाता है। जैसे अब रूटीन बन चुकी थी, उसे अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती थी, अजीबो गरीब कॉल्स आती थी। यहाँ तक कि अब उसे एक लड़की भी नजर आने लग गई थी जिसके हाथ में काला निशान बना हुआ था। इन चीजों से वो अब डरने भी लग गया था। एक दिन मैथ्यू को एक पार्सल रिसीव होता है। पार्सल पर एक लेबल लगा था। जैसे ही मैथ्यू इस पार्सल को खोलता है, अंदर से उसकी वाइफ क्लियर का हुआ सर दिखाई देता है। वो पूरी तरह घबरा जाता है और इस बॉक्स को अपने से दूर फेंक देता है। उसकी चीख की आवाज सुनकर क्लियर भी व्हीलचेयर पर बैठकर बाहर आती है। उस बॉक्स को उठाते हुए दिखाते हैं कि इसमें तो सिर्फ उसने मंगवाई हुई एक विग थी। ये चीजें काफी खतरनाक हो रही थी। अब तो ये हालत मैथ्यू को शदीद डर लगने लगा था। वो इन सब चीजों के बारे में
कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एल उसका फोन रिसीव नहीं करता। एल का एड्रेस भी उसे नहीं मालूम था, वो जाकर उसे मिले। जो अब अगले दिन हम देखते हैं कि क्लियर की तबीयत में भी काफी सुधार आ रहा था। ऐसे जैसे वो रिचुअल इस तरह काम करने लगा कि वो खुद व्हीलचेयर पर बैठकर उस किचन तक आ गई थी। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और फिर वो उसके बाद कुकिंग करने लग जाता है। तभी एकदम से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। पहले मैथ्यू को लगा कि जैसे वो कैलियर है। जैसे उसने हाथ की तरफ देखा, वो काला और खौफनाक हाथ था जिससे वो डर गया था। उसे मालूम हुआ कि उसके पीछे जो उसकी वाइफ थी वो असल में नहीं थी, बल्कि वो एंटिटी थी। ये देखकर वो गुस्से में एंटिटी से कहता है, चली जाओ यहाँ से। नीचे मुड़ने से देखा कि उसकी वाइफ क्लियर अभी तक व्हीलचेयर पे बैठी थी। वो इस सारी रिचुअल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसे लगता था मैथ्यू ही ने उसे डांटा, उसे यहाँ से जाने के लिए बोला, इसलिए वो नाराज हो गए, वहां से चली गई। क्लियर ने इस चीज का सदमा अपने ऊपर ले लिया। रात में वो अपनी नस काट लेती है। जैसे ही मैथ्यू वही ये चीज देखता है तो वो फौरन डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन कॉल दूसरी तरफ से कोई एंटिटी उठाती है और उसे कहती है कि ये सब तुमने किया है, तुमने अपनी वाइफ क्लियर को मारा है। एकदम से चाकू मैथ्यू के हाथ में आ जाता है और मैथ्यू होश में आता है। उसे मालूम होता है कि ये सब एक सपना था। खैर अगले दिन देखने को मिलता है जब मैथ्यू अपने कमरे में सो रहा था, अपने पांव पर चल खुद कैलियर उसके पास आ जाती है। वो देखकर बहुत खुश होता है। वो पहले से बहुत काफी ठीक हो रही थी और मैथ्यू के पास आकर लेट जाती है। वो कुछ बातें करते हैं। उसके बाद वो उठकर वॉशरूम में चली जाती है। उसके वॉशरूम में जाते ही यहाँ पर मैथ्यू को कॉल आती है। कॉल पर दूसरी तरफ क्लियर थी और ये जानकर उसके होश उड़ गए कि अभी उसके पास लेट कर गई थी वो कोई क्लियर नहीं, बल्कि क्लियर के भेस में एक एंटिटी थी। वो भागकर क्लियर को देखने के लिए रूम में आता है। क्लियर सच में अपने रूम में थी। वह डरकर भागकर इस कमरे से बाहर आता है तो अब वही एंटिटी उसे दिखाई देती है जिसे पहले में कई बार वो देख चुका था। उसके हाथ पर ये हमेशा काला निशान बना रहता है। इस एंटिटी से डरते हुए मैथ्यू को पता ही नहीं सकता कि वो बेसमेंट में उस कमरे में चला जाता है जहां पर जाना मना था। अब उसकी नजर बोरी के ऊपर भी पड़ जाती है। उसके हाथ से डर के टॉर्च गिर जाती है और बोरी में से एक हाथ निकलकर उस टॉर्च को उठा लेता है। ये भयानक हाथ देखकर मैथ्यू बाहर उसे कहता है, चली जाओ चली जाओ। वो हाथ भी उसकी बात मानते हुए अंदर चला जाता है। फिर मैथ्यू अब इस लॉन के डोर को लॉक किया था, लेकिन फिर भी इसे आवाजें सुनाई दे रही थी। मुझे निकलने दो यहाँ से। वो दोबारा क्लियर के रूम में आता है। वो देखता है कि क्लियर वहां थी ही नहीं। उसे ढूंढते हुए स्टूडियो में आ जाता है जहाँ क्लियर अपना स्टूडियो देखकर बहुत खुश थी। वो अब क्लियर को सब सच बताना चाहता था। वो बता देता है कि क्लियर, मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए एक गर्ल ज्वाइन किया तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये रिचुअल तुम्हें पहले जैसा कर देगा। बस मुझे स्टेजुअल के लिए कोई कीमत अदा करनी होगी। गर्ल क्लियर पूछती है, कैसी कीमत? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। अब ये लोग बातें कर रहे थे कि इतनी देरी में मैथ्यू को क्लियर की नर्स को कॉल आती है जो क्लियर की तबीयत के बारे में पूछ रही थी। तो मैथ्यू बताता है कि क्लियर पहले से बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये खबर सुनकर नर्स भी शॉक रह जाती है, जो कि उसने यही बताने के लिए कॉल की थी कि क्लियर के पास अब सिर्फ 2 दिन बाकी बचे हैं। जितना हो सके कि उसके साथ रहो और इस हकीकत को अपना ले। जब तक मैथ्यू नर्स से बात कर रहा था, क्लियर अब इस बेसमेंट वाले कमरे में चली जाती है और उस बोरी को देखते ही क्लियर की तबीयत अच्छी होने लगती है। फिर एकदम से वो बेहोश आ जाती है। मैथ्यू भी अब कॉल सुन के क्लियर के पास आ चुका था। अब वो जल्दी से क्लियर को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। अब वो क्लियर को ऐसे नहीं देख सकता था। वो सोचता है बस बहुत हो गया। अब वो इस बोरी को उठाकर घर से बाहर फेंकना चाहता था। सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब ये बोरी पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गई थी। उसे बाहर भी नहीं निकल रही थी। यहाँ एल को कॉल करता है, लेकिन एल कॉल रिसीव नहीं करता। वो एक मैसेज ड्रॉप कर देता है कि वो इस बोरी को फेंक रहा है। ऐसा करते हुए उसने एक और रिचुअल का रूल तोड़ दिया था। उसने इस बोरी को हाथ लगा दिया था। ये सब कहने के बाद जब लैपटॉप भी मैथ्यू पर अपना काम करने के लिए बैठता है तो एकदम से उसके लैपटॉप पर भयानक तस्वीरें आने लगती हैं। ये सब क्लियर की टेस्ट रिपोर्ट थी, जिन्हें देखकर वो घबरा गया, पूरी तरह डर जाता। अब वो पूरी तरह फैसला करता है कि अब वो एल को ढूंढ कर रहेगा। अब वो उसी बार पे जाता है जहाँ पहली मर्तबा उसे एल मिला था। मैथ्यू की दोस्त थी। वहां का डाटा के जरिए वो एल के घर का पता चला लेता है। बिना वक्त जाया किए वो एल के घर जाता है तो दरवाजा लॉक करने पर ये दरवाजा एक लड़की देर से खोलती है। मैथ्यू बुरी तरह शॉक था, क्योंकि ये वही लड़की थी जो उसे बार बार अपने घर पर दिखाई देती थी, जिसके हाथ पर काला निशान था। काफी अजीब थी। इससे बात करते पर मैथ्यू को पता चला कि ये एल की बेटी है। अब वो एल को बुलाकर लाती है। जब एल यहाँ पर आता है तो उसकी बेटी उसे कहती है कि इसे समझा दे कि इसे हर चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसकी अजीब बात सुनकर मैथ्यू जल्दी से खड़ा हो जाता है। उस बच्चे के डैड यानी एल
उसे समझाते रह जाते हैं कि ठीक है मैं समझा दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। अब एल मैथ्यू के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने रिचुअल का कोई रूल्स नहीं तोड़ा। जब मैथ्यू यहाँ कुछ नहीं बताता तो एल उसे कहता है कि देखो स्टेजल के अंदर बहुत से एंटिटीज इन्वॉल्व करती हैं, वो सब तुम्हें डराएंगी। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी, तुम्हें अब इनकी आदत हो जानी चाहिए। देखो अभी तो तुम्हें इस तरह बहुत और भी कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। एल मैथ्यूअल से कहता है कि अब साफ साफ क्यों नहीं कहते, जिस पर इस बोरी की कहानी सुनाता है। असल में इस बोरी के अंदर जो एंटिटी है वो किसी को भी ठीक नहीं करती, वो बस उसका रिप्लेसमेंट हमें दे देती है। उसे समझाने के लिए एल बताता है कि तुम्हें यहाँ पर जो बेटी नजर आ रही है वो मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी मर गई है और ये मेरे साथ कोई और रहती है। ऐसा ही अब तुम्हारे साथ होगा, ये सच्चाई तुम्हें मान लेनी चाहिए। यानी कि वो एंटिटी उनकी विश ऐसे ही पूरी नहीं करती थी, वो एंटिटी इनकी ख्वाहिश, उनकी विश पूरी करने के लिए उनकी विश की कुर्बानी ले लेती थी। जैसे अपनी बेटी को सही करना चाहता था और इस एंटिटी ने उसकी बेटी को ही मार दिया और यहाँ इस पर रिप्लेसमेंट उसे दे दिया। ऐसे ही अब एंटिटी मैथ्यू के साथ करने वाली थी, यानी वो क्लियर का इलाज नहीं कर रही थी बल्कि वो क्लियर को मार देती और क्लियर के बदले मैथ्यू के साथ कोई और रहता। मैथ्यू से पूछता है फिर आपकी बेटी इस बॉडी कहाँ है उसके। एल उसे बेसमेंट में ले जाता है जहां वो देखता है कि असल में वो एल की बेटी उल्टियां कर रही थी और वो भी काले रंग की। उसका मुंह बहुत ही डरावना दिख रहा था। मैथ्यू डर कर वहां से वापस आ जाता है, अपने घर के निकल आता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है दरवाजे पर अपना कजन आ जाता है, जिसे देखकर वो फौरन अंदर चला गया। वो अपनी कजन से कहता है कि मैं अपने क्लियर को हॉस्पिटल लेकर जा। इससे पहले कि वो कुछ और बातें करता, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। क्लियर पहले ही सी मर चुकी थी। इसकी मौत मैथ्यू को बुरी तरह तोड़ देती है। घंटों वो यहाँ बैठकर रोने लग जाता है। उसके कजन को उसके लिए काफी बुरा लग रहा था। वो रोते रोते एकदम से मैथ्यू उठा और उसने अपने कजन को कहा चलो मेरी मदद करो। इस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि 1 मिनट में मैथ्यू हो क्या जाता है। वो अपने कजन के साथ मिलकर उस बोरी को उठाकर अब इस कमरे में ले आया। बैग को यहाँ पर लाने के बाद मैथ्यू क्लियर की लाश को इस बैग के अंदर डाल देता है। इसे लग रहा था कि मैथ्यू को कोई गहरा सदमा लग रहा है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। जो इस लाश को इस बोरी में डालने के बाद उसे बंद कर देता है और मैथ्यू को कजन उस कमरे में बाहर आकर कैमरा लॉक कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब मैथ्यू इस लाश के साथ कुछ और भी बुरा करेगा। अब वो मैथ्यू को पॉइंट करता है कि खबरदार तुम अगर इस कमरे में गए तो मैं खुद अब वहां जाऊंगा और क्लियर को डेड बॉडी को बाहर लेकर आऊंगा। वो जैसे ही कमरे के अंदर गया उस बोरी देखता है कि बोरी के अंदर से खौफनाक एंटिटी बाहर निकलती है। वो बड़े अपने हाथों से इस आदमी का बुरे तरीके से मर्डर कर देती है। बुरी हालत में मैथ्यू का कजन कमरे से बाहर निकलता है, जिसको देखकर मैथ्यू भी शॉक था। फिर उसे एंटिटी डरावना हाथ दिखाया जाता है और एकदम से एंटिटी उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पूरी तरह एंटिटी को तो नहीं देख पाते, लेकिन ये जरूर दिखाया जाता है कि वो एंटिटी मैथ्यू के मुंह के अंदर काली उल्टी कर देती है और सीन यहीं से कट हो जाता है। मैथ्यू के घर पर इस टाइम नर्स आई थी। वो क्लियर की तबीयत को देखने के लिए आ जाती है। मैथ्यू दरवाजा खोलता है। हम देखकर हैरान रह जाते हैं कि मैथ्यू बिल्कुल ठीक था। अभी जो एंटिटी उसके ऊपर उल्टियां कर रही थी, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं हो रहा था। वो इस नर्स के साथ भी ऐसे ही एक्ट करता है जैसे कोई यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि क्लियर भी अभी जिंदा हो। वो नर्स को लेकर अंदर आ जाता है और जब नर्स क्लियर के बारे में पूछती है तो वो उसे कहता है कि जाओ जाके कमरे में उसे देख लो, ये सब मैथ्यू ने जानबूझकर किया था। मैथ्यू चाहता था कि कमरे में अभी भी एंटिटी थी। वो नर्स के जाते ही एंटिटी उसको मार देती है और फिर उसे उठाकर बोरी में डाल देते हैं। गिर जाने के बदले वो एंटिटी मैथ्यू को क्लियर को जिंदा कर देती है। असल में उसने एक क्लियर को जिंदा नहीं किया था, बस क्लियर की बॉडी को जिंदा कर दिया था और उसकी बॉडी के अंदर इस टाइम थी कोई और ही एंटिटी जो पूरी जिंदगी इस मैथ्यू के साथ ही रहने वाली थी। अब इस रेचल का एक पार्ट मैथ्यू का एक पार्ट जो है अभी इसे पूरा करना था। विश पूरी करने के बाद ये बोरी किसी और को देनी थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एल ने उसे दी थी। इसके लिए वो बाहर में अपनी एक दोस्त से मिलता है। उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी। वो इस लड़की को अपने बातों में लगा लेता है कि तुम एक रिचुअल करो, बस तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो लड़की भी उसकी बात क्यों नहीं मानती, क्योंकि उसके सामने एक एविडेंस था कि मैथ्यू की बीवी क्लियर कितनी बीमार थी। अब उसके साथ वो बाहर में आकर डांस करती थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, हालांकि वो क्लियर की हकीकत नहीं जानती थी। मैथ्यू की बातों में आकर वो इस बोरी को अपने घर ले जाती है। मैथ्यू का सारा रिचुअल, सारा मकसद पूरा हो जाता है और इसके साथ ही ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।